नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो 2024 सीवीटी के पेपर में पूछा गया था। उसमें हम देखेंगे कि टोटल है वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है, तो यानी कि लगभग 20 मार्क्स। और आप पुराने पेपर देखेंगे 2020 से लेके 2024 तक लगभग 5-6 साल के पेपर में, तो हर बार लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एलपीपी से पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 घंटे का ही काम पूरा एलपीपी हो जाएगा। चाहे तो एलपीपी को आप पढ़ सकते हैं, वरना मेरा सजेशन तो आपको ये कि आप पुराने पेपर के ही पीवाईक्यू देख लो 2020 से लेके अब तक के टोटल, और सारे के सारे आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो करने से आपका लगभग 20 मार्क्स का पोर्शन है वो 2 से 3 घंटे में कवर हो जाएगा। तो ऐसे इजी टॉपिक को ना तो स्किप करना चाहिए, और थोड़ा स्कोरिंग है तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है शेडो प्राइस, उसको भी हम देखेंगे शेडो प्राइस क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं करके सारे क्वेश्चंस को। तो हम बात करेंगे एलपीपी के पेपर से, इसमें कॉन्सेप्ट नया है क्या शेडो प्राइस, और बाकी सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और हम देखेंगे कि एलपीपी का जो हमारा पहला और दूसरा वीडियो है जो हमने डाला हुआ है यूट्यूब पे एलपीपी का फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें एक डाला हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम कुछ ट्रिक से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट हमको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, तो उससे भी आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कि ऑल फंक्शंस इन एलपीपी आर लीनियर, the set of all optimal solution of LPP need not be convex, every point lying on the line segment joining two optimal solution to a LPP is also optimal solution, the optimal solution of LP always exist। तो पहली बात तो कि नाम से स्पष्ट है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमारे सिलेबस में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसके सारे फंक्शन कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू ए एलपीपी इज आल्सो ऑप्टिमल। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं सॉल्यूशन देखते हैं, सपोज दैट हमारा एक यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो इस पूरी लाइन पे हमको क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ए और सी तो करेक्ट है। और द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी ऑलवेज एग्जिस्ट, कि किसी भी एलपीपी का है वो ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन करे एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार हमारे पास एक रीजन कुछ ऐसा बन जाता है सपोज दैट, और ये वाला रीजन हमारा ऐसा हो गया और हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए होता है, तो अगर ये रीजन आ गया बीच का सॉरी, तो ये कैसा है, अनबाउंडेड रीजन है, तो यहाँ पे भी इसका तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो डी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो हमारा ए और सी तो करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। बी के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात देखो, जहाँ जहाँ डी है वो तो आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ऑप्शन को पढ़ना था, ए बी एंड सी करेक्ट हो जाएंगे। अब बोलते थे सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी नीड नॉट बी कॉन्वेक्स। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है। जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सेट होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइदर क्या होगा, फाइनाइट, और फाइनाइट के केस में वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट है वो ट्रिवियली ही कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर वो इन्फाइनाइटली मैनी होंगे तो हमेशा एक पॉलीहेक्सन बनेगा या पॉलीहेड्रन बनेगा या कैसा भी पॉलीहेड्रन बनेगा, जो कि कैसा होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। लाइन होती है भी कैसी है, कॉन्वेक्स सेट है। तो इसलिए सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट, बट ऑप्शन ही इस टाइप के सेट किए हुए हैं कि बी ऑप्शन को हमको करेक्ट मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसका बी आंसर ही होगा। बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, ए एंड सी इज ओनली करेक्ट। आप सीयूटी के पेपर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके ऑप्शन में ही वो छेड़छाड़ करता है, जैसे ऐसे वाले सेट कर दिया, पर आपको अगर पता चल जाता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर आप सिर्फ यही बता पाते थे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें पता है कि हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, इतनी छोटी सी बेसिक चीज़ भी अगर पता होती तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के ऐसे ही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान के रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इक्वल टू -x1 प्लस 4x2, 3x1 माइनस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और 0.3x1 प्लस 1.2x2 लेस देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन 0, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बोलता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, डज नॉट हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, एलपी हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए भी हमने जो फर्स्ट सेकंड वीडियो उसमें डायरेक्ट ट्रिक बताई है उससे भी सोल्व कर सकते हैं, बट अभी आप थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 3x1 माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू, इस कंस्टेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, -3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, और ये वाला हमारा हो जाएगा माइनस का 10x, सॉरी, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x1
माइनस का प्लस 12x2 और लेस देन इक्वल टू 30 बन जाएगा। अब देखो अगर ये कर दें तो प्लस ये माइनस, तो यहाँ से हम x1 x2 को सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे देखते हैं अभी। पहले वाली लाइन को देखो, -3x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, x1/-1 प्लस x2/3 लेस देन इक्वल टू 1, और ये वाला बन जाएगा x1/-10 प्लस x2/30/12। तो 30/12 कितना हो जाता है, 6 से डिवाइड कर दो, 5/2 इस लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले वाला देखो, अगर हम ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये x1, ये x2, ओके। अब देखो x1 पे क्या आ रहा है, -1, तो x1 तो नेगेटिव चाहिए हमें, और साथ में कंडीशन ये भी है कि x1 x2 कैसे होने चाहिए ग्रेटर देन, और x2 पे 3, x1 नेगेटिव है तो इधर आएगा, x2 पे 3 है तो ये इधर आएगा, यानी कि 3 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, -1 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये वाली जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से जाएगी, ऐसे पास हो जाएगा, ये कंस्टेंट ऐसा जाएगा, इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं। और यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, ये x2 को किस पे कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है, ठीक है, 3 पे कट कर देगा। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, x1 पे नेगेटिव, x2 पे 5/2, तो ये तो पॉइंट था हमारा -1,0, और ये वाला पॉइंट है 0,3। अब हमको चाहिए -10, तो ये -1 तो -10 तो कहीं और आगे होगा, तो यहाँ पे हमारा कहीं मान लेते हैं -10, और 0,5/2 तो 3 से छोटा होगा, कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि ये वाला कुछ जो लाइन है वो, एक सेकेंड, इस पॉइंट से पास होगी और इधर से भी, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, ये वाला हमारा 2 बन गया, ये वाला नंबर 1, इसको हम नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको हम नंबर 2 बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 0,5/2। अब हमको कॉमन रीजन देखना, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला रीजन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट अगर हम इसमें 0,0 पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी 0,0 पुट करें तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ से होगा, ये भी ओरिजिन की तरफ से और ये भी ओरिजिन की तरफ से, इसका भी ओरिजिन की तरफ से, तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन जो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन है जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट अगर हम देखते हैं मैक्सिमम अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन, और एक ये वाला पॉइंट, यानी हमारे पास 2 ही पॉइंट आएंगे, एक तो हमारा क्या आएगा 0,0 और एक आएगा 0,5/2। अब इन दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं, जब 0,0 पे चेक करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 0,5/2 पे करते हैं तो z कितना आ जाएगा, 4 × 5/2 करेंगे तो 10। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको 0 और 10 दो वैल्यू मिल रही है, तो 0,5/2 पे हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम। तो LPP हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द LPP डज नॉट हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, गलत, हमें मिल रहा है। LPP हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, मिल रहा है फिजिबल। तो LPP हैज़ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, 0,5/2 पे, और कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें सिंपल डायग्राम बना, उसका कॉमन पॉइंट निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट आप देखो कि कौन सा पॉइंट हमको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, वही चेक करना था। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो, द मैक्सिमम जेड 2.5x1 + x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट हैज यूनिक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम जेड विथ यूनिक सॉल्यूशन, हैज मैक्सिमम जेड विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो पहले वाला कंस्टेंट देखो, दूसरे वाला कंस्टेंट देखो, दोनों को हमने अलग पेज पे लिख लिया। 3x1 + 5x2 < 15 और 5x1 + 2x2 < 10। इस वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये बन जाएगा 15x1 + 25x2 < 75। 3 से करेंगे 15x1 + 6x2
लेस देन इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा माइनस माइनस, तो 19x2 इक्वल टू 45। तो x2 की वैल्यू तो आ गई 45/19। जैसे ये 45/19 हम यहाँ पुट कर लेते हैं तो x1 हमारे पास निकल के आता है 20/19। ठीक है, अब देखो पहले वाले का अगर हम बनाते 3x1 पे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x1/5 प्लस x2/3 इज लेस देन इक्वल टू 1, फर्स्ट कंस्टेंट। दूसरा बन जाएगा हमारा x1/2 प्लस x2/5 लेस देन इक्वल टू 1। ये दूसरा वाला बनाओ डायग्राम। पहला वाला देखो, पहले वाला बोलता है x1/5 एंड x2/3, तो ये 5 कहीं यहाँ मान लेते हैं और 3 हमारा कहीं यहाँ पे होगा, तो ये वाली लाइन तो कुछ इस टाइप से पास हो जाएगी। दूसरा बोलता है x1/2, तो ये वाला पॉइंट तो बनेगा 3,0, सॉरी 5,0, ये बनेगा हमारा 0,3। दूसरा बोलता है x1/2 x2/5, तो ये 2 होगा, 5 कहीं ऊपर होगा, तो ये वाली लाइन ऐसे, तो ये नहीं, ये तो बन जाएगा 2,0 और ये बनेगा 0,5। अब देखो दोनों में, इसमें भी 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की तरफ, यानी कि हमारा कॉमन रीजन जो निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आएगा। अब हमको ये पॉइंट फाइंड आउट करना जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया और हमारा ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट तो हमारा 0,3 है। ये हमने अभी निकाला है, कितना है 20/19 और 40/19, तो 20/19, 45/19। ये पॉइंट 2,0, 0,0, 0,3, ये 4 पॉइंट, यानी कि हम बोल सकते हैं हमारा एक पॉइंट क्या है 0,0, बी पॉइंट हमारा क्या है 3,0, सी पॉइंट हमारा क्या है 3,0 है ना, सॉरी 2,0 और 0,3, यानी 2,0, 0,3 और एक हम बोलते हैं 20/19, 45/19। अब देखो जेड की वैल्यू इस पे देखेंगे तो क्या आ जाएगी, ये पे 0, 2,0 पे देखेंगे तो कितना आएगा 5, 0,3 पे देखेंगे तो कितना आएगा 3। 20/19 से मल्टीप्लाई करो, 25 2.5 को अगर हम 20 से करते हैं तो 5/19 प्लस 45/19, कुछ ऐसे ही हो रहा है क्या, ये कुछ गलत निकाल दिया हमने। 45/19 और एक्शन की वैल्यू 20/19, तो 2.5 इंटू 10 इंटू 2 कर देते हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि दो वैल्यू आ रही है, किस पे क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2.5, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम 5/2 ले लेते हैं, तो 5/2 इंटू 20/19 प्लस, हाँ ये 50 होगा ना, सॉरी 5 नहीं 50, तो ये कितना बन गया 95/19, यानी कि ये भी कितना आ गया 5। तो हमको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, दो पॉइंट पे हमको क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 2,0 पे और 20। अब इस डायग्राम में देखो 2,0 कहाँ पे, ये वाला, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है मैक्सिमम, तो इन दोनों को मिलाने वाली पूरी लाइन पे हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक वैल्यू वो मैक्सिमम जेट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। यूनिक वैल्यू कितनी आ रही है, इस पूरी लाइन पे हम देखेंगे जेड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। आप भले किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे चेक कर लो, उस पर भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5 आएगी। दोनों का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो 45/9 38 हो जाएगा, इन दोनों का डिवाइड 2 करना है, तो आप मिड पॉइंट पे खुद से चेक कर सकते हैं कि वैल्यू 5 ही आएगी। तो इस पूरी लाइन पे क्या आएगी निकल के, इसकी वैल्यू यूनिक आएगी, तो इसलिए पूरी लाइन पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो आगे वाला, द टर्म शेडो प्राइस इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कि शेडो प्राइस क्या होता है ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एडिंग वन यूनिट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, द कॉस्ट ऑफ एडिंग यूनिट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट, द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग कंस्टेंट। अब देखो कि शेडो प्राइस बोलने का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सपोज दैट मैक्सिमम जेड इक्वल टू हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई, उसके बाद हम लिखते हैं कि कंस्टेंट क्या होंगे और फिर x1 x2 ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 7y इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 9y इक्वल टू 11। वो बोलता है कि इसकी शेडो प्राइस है वो, यानी कि फर्स्ट कंस्टेंट और सेकंड कंस्टेंट। सपोज उसने बोला कि फर्स्ट कंस्टेंट का जो शेडो प्राइस है वो 3 है,
इसका मतलब ये है कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 10 है, सपोज दैट आप इसको ऐसे लिख देंगे कि 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 11 कर दिया, 10 से 11, यानी कि आपने 1 यूनिट चेंज कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। यानी कि किसी कंस्टेंट के राइट हैंड साइड में चेंज करने से उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज अगर हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडो प्राइस। देखो प्राइस की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं कि वो किसकी बात करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही चेंज होगा। तो तभी ना मतलब कॉस्ट ऑफ एडिंग ऑन यूनिट। अब देखो यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं और द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट, तो कंस्टेंट में ऐड करेंगे, इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो यहाँ पे अगर हमने +1 कर दिया तो वो 1 यूनिट से ही चेंज होता है। अगर +1 कर दिया तो सेडो प्राइस हो सकता है, सेडो प्राइस 3 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, वो ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगी। बट चेंज किस वजह से होगी, राइट हैंड साइड के कंस्टेंट में कुछ ऐड करने से, यानी कंस्टेंट में राइट हैंड साइड में अगर ऐड करेंगे तो सेडो प्राइस चेंज हो जाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि द कॉस्ट ऑफ एडिंग ऑन यूनिट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2x प्लस वाई, कंस्टेंट ये दे रखा है, ये दे रखा है, और पूछा है कि एलपीपी कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x1/7 माइनस y/3 लेस देन इक्वल टू 1। इसको क्या कर सकते हैं, y/10 माइनस x/5 लेस देन इक्वल टू 1। बना लो डायग्राम, यहीं से पता चल जाएगा। पहले वाला बोलता है x1/7, तो 7 कहीं यहाँ पे होगा, और y1 की वैल्यू क्या है, -3 नेगेटिव हो जाएगी। ये कंस्टेंट वहाँ चलेगा कुछ इस टाइप से, ये पॉइंट बनेगा 0,3, ये बनेगा -3, और ये बनेगा 7,0, कंस्टेंट नंबर 1। और रीजन इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो रीजन इसका आएगा वो ये वाला आएगा ऊपर की तरफ, ये वाला नीचे वाला नहीं होगा, ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, दूसरे में y पे वैल्यू 10 है, x पे -5, तो x पे -5, यहाँ पे 7 दिया तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, -5,0, और y पे 10 यहाँ पे मान लेते हैं 0,10। तो ये वाला कुछ इस टाइप से जाएगा, और ये वाला कुछ इस टाइप से। इसमें भी 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ से आएगा पूरा रीजन ये। बट हमें साथ में x1 और y दोनों कैसे ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 लेने। तो ग्रेटर देन 0 लेने का मतलब हमारे पास जो कॉमन एरिया निकल के आता है वो ये वाला एरिया कॉमन निकल के आ जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि पूरा रीजन कैसा है, ये अनबाउंडेड। आगे कहीं कट तो करेंगे दोनों लाइन पर, उसको हमको मतलब नहीं, क्योंकि हमें एक्स वाई कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 वाले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ऊपर कहीं पे आएंगे। द एलपीपी एडमिट ए यूनिक सॉल्यूशन विद एन ऑप्टिमल वैल्यू, नहीं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट ही नहीं बन पा रहा। कॉर्नर पॉइंट बनेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलेगा, 0,0 मिलेगा। 0,0 पे हम कुछ बता नहीं पाएंगे कॉर्नर पॉइंट पे के लिए, 0,0 पे तो वैल्यू 0 ही रहेगी। बाकी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है नहीं। जैसे लास्ट वाले में एक पॉइंट और मिल गया था तो हमने चेक कर लिया था, बट यहाँ पे हमारे पास और कोई कॉर्नर पॉइंट है नहीं, तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो एलपीपी इज अनबाउंडेड, बिल्कुल सही बात है, पूरा का पूरा अनबाउंडेड है। द एलपीपी एडमिट नो फिजिबल सॉल्यूशन। द एलपीपी, हम ऐसा भी बोल सकते थे कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं होगा, बट फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होने के लिए हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिबल रीजन तो आ रहा है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि एलपीपी अनबाउंडेड है। इसलिए इसका ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होगा, एलपीपी एडमिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन विद सेम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ जेड, नहीं ये भी नहीं होगा। एलपीपी एडमिट नो फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये क्यों नहीं होगा, ये तो तब होता जब हमारा कोई फिजिबल रीजन ही नहीं बनता। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन रहा है, फिजिबल रीजन बन रहा है। तो फिजिबल रीजन बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एलपीपी इज अनबाउंडेड। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे बड़े सिंपल थे, हमने इजीली देख लिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics, वहाँ से भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट हम ग्रुप थ्योरी के और रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो थैंक यू।